नमस्कार, मैं नेहा तिवारी और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम यूपी दिस वीक। खबरों की शुरुआत से पहले आइए नजर डालते हैं इस हफ्ते की सुर्खियों पर। यूपी की स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए आयुष मंत्रालय ने राष्ट्रीय आयुष मिशन के तहत जारी किए 553.36 करोड़ रुपए। यूपी के सभी 75 जिलों में ESIC स्कीम का मिलेगा तोहफा। जानिए क्या है ESIC स्कीम। जानिए गोरखपुर में लगने वाले खिचड़ी मेले का इतिहास, कब हुई इसकी शुरुआत। स्मार्टफोन और टैबलेट का इंतजार खत्म। जानिए कि इस योजना के तहत 1 लाख युवाओं को मिला इसका लाभ। IIT कानपुर के रिसर्चर ने कोरोना पर किया रिसर्च। जानिए कब आ सकती है तीसरी लहर। और अब खबरें विस्तार से। 24 दिसंबर को आयुष मंत्रालय ने उत्तर प्रदेश में स्वास्थ्य सुविधाओं को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय आयुष मिशन के तहत 553.36 करोड़ रुपए जारी किए हैं, जिससे राज्य के 8 शहरों में 50 बिस्तरों और 8 आयुष एकीकृत अस्पतालों का उद्घाटन, 500 आयुष स्वास्थ्य और आरोग्य केंद्रों का उद्घाटन, अयोध्या में 49.83 करोड़ रुपए की लागत से आयुष शैक्षणिक संस्थान की स्थापना की जाएगी। 6 शहरों में 50 बिस्तरों वाले 6 नए एकीकृत आयुष अस्पतालों की स्थापना की जाएगी। राज्य के विभिन्न जिलों में 250 नए आयुष औषधालय खोले जाएंगे। भारत सरकार ने राष्ट्रीय आयुष मिशन के तहत विभिन्न गतिविधियों के लिए उत्तर प्रदेश को कुल 553.36 करोड़ रुपए की राशि जारी की है। सबसे पहले जान लेते हैं क्या है राष्ट्रीय आयुष मिशन। इस मिशन को सितंबर 2014 में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के तहत आयुष विभाग द्वारा 12वीं योजना के दौरान राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों के माध्यम से शुरू किया गया था। वर्तमान में इसे आयुष मंत्रालय द्वारा लागू किया गया है कि केंद्र सरकार की ऐसी योजना है जिसमें केंद्र और राज्यों दोनों की वित्तीय भागीदारी होती है। साथ ही राज्य स्तर पर संस्थागत क्षमता को मजबूत करना है। उत्तर प्रदेश में स्थायी, प्रभावी और किफायती स्वास्थ्य सेवाओं की दिशा में एक और कदम बढ़ाते हुए 50 बिस्तरों वाले 8 नए इंटीग्रेटेड आयुष अस्पतालों का उद्घाटन किया गया। ये देवरिया, कौशाम्बी, सोनभद्र, लखनऊ, कानपुर देहात और ललितपुर में स्थित है, जिनकी कुल लागत 72 करोड़ रुपए है। वहीं 49.83 करोड़ रुपए की कैपिटल आउटले के साथ आयुष शैक्षणिक संस्थान का निर्माण अयोध्या में किया जाएगा। इसके अलावा उन्नाव, श्रावस्ती, हरदोई, गोरखपुर, संभल और मिर्जापुर में 50 बिस्तरों वाले 6 नए अस्पतालों का भी शिलान्यास किया गया है। इस परियोजना की कुल लागत 78 करोड़ रुपए है। इस मिशन की शुरुआत से निम्नलिखित मदद मिलेगी। राष्ट्रीय आयुष मिशन के तहत जारी 553.36 करोड़ रुपए से उत्तर प्रदेश में रोग के बोझ को कम किया जा सकेगा। साथ ही शिक्षण संस्थानों की संख्या में वृद्धि के माध्यम से आयुष शिक्षा में सुधार होगा। फार्मेसियों, दवा प्रयोगशालाओं की संख्या में वृद्धि होगी। ASU व H दवाओं के बेहतर उपयोग से उच्च गुणवत्ता वाली आयुर्वेदिक, सिद्ध, यूनानी और होम्योपैथी दवाओं की उपलब्धता बढ़ेगी। आयुष अस्पतालों और औषधालयों की संस्था में वृद्धि के माध्यम से आयुष सेवाओं तक अधिक लोगों की पहुंच, दवाओं और श्रम बल की उपलब्धता होगी। आयुष दवा प्रणालियों के लिए उच्च गुणवत्ता वाले कच्चे माल को निरंतर उपलब्ध कराना है। और अब बढ़ते हैं अपनी दूसरी खबर की। यूपी के सभी 75 जिलों को ESIC स्कीम का तोहफा मिलने जा रहा है, लेकिन उससे पहले जान लेते हैं कि आखिर ये है क्या। ESIC यानी कि कर्मचारी राज्य बीमा निगम, ये कई सुविधाएं देता है। ये भारत सरकार के श्रम और रोजगार मंत्रालय के अंतर्गत काम करता है। जब बात सामाजिक सुरक्षा योजनाओं की होती है तो ESIC उन सब में अहम भूमिका निभाता है। ESIC देश के लगभग 13 करोड़ लोगों को बीमारी के इलाज और कुछ अन्य सुविधाओं का लाभ देता है। ESIC से सीमित कर्मचारी और उनके आश्रितों को ESIC से कई मुफ्त सुविधाएं मिलती हैं। ऐतिहासिक तौर पर देखें तो इसकी शुरुआत साल 1992 में देश के 2 बड़े औद्योगिक केंद्र दिल्ली और कानपुर में की गई थी। ESIC स्कीम को जैसे जैसे देश में औद्योगिक क्रांति फैली, वैसे वैसे ESIC का विस्तार होता गया। 31 मार्च 2019 तक देश के 34 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में ESIC स्कीम लागू हो चुकी है। मौजूदा दौर में कुल मिलाकर 3 करोड़ से ज्यादा लोग इस स्कीम से जुड़ चुके हैं। अगर और विस्तार में जाने तो NSO की रिपोर्ट के मुताबिक बीते साल वर्ष यानी कि 2020-21 में ESIC से जुड़ने वाले सदस्यों की संख्या करीब 1.15 करोड़ थी। वहीं 2019-20 में ये आंकड़ा 1.51 करोड़ तथा 2018-19 में 1.49 करोड़ था। सितंबर 2017 से मार्च 2018 के दौरान ESIC योजना से 83.35 लाख नए
अंश धारक जुड़े। वहीं सितंबर 2017 से अक्टूबर 2021 की अवधि में ESIC से 5.82 करोड़ नए सदस्य जुड़े हैं। बताते चले अभी से 42 जिलों में ही ESIC स्कीम लागू है। पहले भी इसका प्रारूप बना था, लेकिन अब श्रम मंत्रालय सभी जिलों के कर्मचारियों के लिए इसकी व्यवस्था करने जा रहा है। शुक्रवार को केंद्रीय श्रम, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस राज्य मंत्री रामेश्वरम तेली ने कानपुर में इसका ऐलान किया। जिन जिलों में स्कीम लागू नहीं हुई है, वहां लोकल डॉक्टरों से करार कर बीमित कर्मचारियों और उनके परिवारजनों को इलाज मुहैया कराया जाएगा। गंभीर स्थिति में जिलों से निजी अस्पतालों में रेफर किया जा सकेगा। शाहजहांपुर से 100 बेड की बीमा अस्पताल का निर्माण हो रहा है। इसी तरह बरेली में भी बीमा अस्पताल लगभग तैयार है। बीमा डिस्पेंसरी गोरखपुर में भी तैयार होने वाली है। इसके बन जाने से बीमित सदस्यों को वहीं पर इलाज मिलने लगेगा। वहीं पनकी बीमा डिस्पेंसरी से IP को एक ही छत के नीचे स्वास्थ्य और नगद हित लाभ मिलेगा। इसे 2.30 करोड़ की लागत से बनाया गया है। यहाँ 6 इमरजेंसी बेड हैं, जिससे 1.5 लाख IP को इलाज मिल सकेगा। मंत्री ने कहा कि यूपी में रेफर करने के बाद 61 निजी अस्पतालों में भी इलाज मिल रहा है। इस डिस्पेंसरी को राज्य सरकार ही चलाएगी, लेकिन स्टाफ का संकट है। नए डॉक्टरों को रखने के लिए कह दिया गया है। योजना के तहत 13 करोड़ सदस्य और 3.41 करोड़ परिवारों को कवर किया जा रहा है। और अब बढ़ते हैं अपनी तीसरी खबर की ओर। 14 जनवरी को देश के अलग अलग हिस्सों में मकर संक्रांति का त्योहार बड़े धूमधाम से मनाया जा रहा है। कहीं खिचड़ी बनाई जाती है तो कहीं तिल से बनी चीजों का महत्व होता है। ये भी कहा जाता है कि इस दिन सूर्य उत्तरायण होता है। लोग इस दिन काफी दान और पूजा करते हैं। वहीं उत्तर प्रदेश के गोरखनाथ मंदिर में भी एक परंपरा सालों से चली आ रही है। परंपरा है खिचड़ी मेले की। ये खिचड़ी मेला देश के बड़े बड़े आयोजनों में शामिल है, जहां 14 जनवरी को रात से ही श्रद्धालुओं की भीड़ लगने लगती है। देश के अलग अलग राज्यों से यहाँ श्रद्धालु खिचड़ी चढ़ाने के लिए आते हैं। नेपाल से भी यहाँ श्रद्धालु खिचड़ी चढ़ाने आते हैं। ये मेला महीनों भर चलता है, जहाँ रविवार और मंगलवार के दिन का खास महत्व होता है और इन दिनों मंदिरों में भारी भीड़ नजर आती है। इस मंदिर में हजारों क्विंटल के हिसाब से खिचड़ी चढ़ाई जाती है। गोरखनाथ मंदिर पर चढ़ाई गई खिचड़ी जरूरतमंदों के लिए भोजन प्रसाद बन जाता है, जिसे दैनिक भंडारा चलता है, जहां बड़ी संख्या में छात्र, भिक्षु और जरूरतमंद लोग भोजन करते हैं। गोरखनाथ मंदिर उत्तर प्रदेश के राज्य गोरखपुर में स्थित है। इस जिले का नाम बाबा गोरखनाथ के नाम से भी रखा गया है। और अब बढ़ते हैं अपनी चौथी खबर की ओर। लंबे समय से हमारे यूपी के युवाओं को स्मार्टफोन और टैबलेट का बड़ा इंतजार था, लेकिन लंबे इंतजार के बाद अब आखिरकार उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर लखनऊ के कान्हा क्रिकेट स्टेडियम में 1 लाख युवाओं को मुफ्त टैबलेट और स्मार्टफोन वितरित किया। साथ ही सीएम योगी आदित्यनाथ ने डिजी शक्ति पोर्टल और डिजी शक्ति स्टडी ऐप भी लॉन्च किया। राज्य सरकार की ओर से 3000 करोड़ के खर्च पर शुरू की गई टैबलेट और लैपटॉप वितरण योजना के तहत ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, बीटेक, पॉलिटेक्निक, मेडिकल एजुकेशन, पैरामेडिकल और कौशल विकास मिशन के ट्रेनिंग लेने वाले छात्रों को लैपटॉप, स्मार्टफोन या टैबलेट वितरित किया गया। इस स्मार्टफोन और टैबलेट के जरिए उन्हें न सिर्फ पढ़ाई के लिए कंटेंट मिलेगा, बल्कि रोजगार के लिए भी जानकारी मिल सकेगी। डिजी शक्ति अध्ययन ऐप सभी स्मार्टफोन और टैबलेट में इंस्टॉल किया गया है। इसके माध्यम से संबंधित विश्वविद्यालय या फिर विभाग छात्रों को पढ़ाई के लिए सामग्री उपलब्ध होगी। मिली जानकारी के मुताबिक इसके लिए राज्य सरकार IT कंपनी इंफोसिस से करार कर रही है। पहले चरण में फाइनल ईयर में पढ़ने वाले प्रदेश के युवाओं को मुफ्त स्मार्टफोन और टैबलेट दिया गया है, जबकि इसके बाद जिले में स्थानीय स्तर पर कार्यक्रम आयोजित कर वितरण किया जाएगा। राज्य सरकार का कहना है कि जिन युवाओं का रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है, वो कल से डिजी शक्ति पोर्टल पर दोबारा रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। वहीं जिन लोगों ने इसके लिए रजिस्ट्रेशन कराए हैं, उन्हें आज टैबलेट और स्मार्टफोन वितरित किए गए हैं। फिलहाल राज्य सरकार राज्य के सभी युवाओं को स्मार्टफोन और टैबलेट देने की योजना बना रही है, लेकिन चुनावी साल होने के कारण ऐसा करना सरकार के लिए संभव नहीं है। लिहाजा सरकार पहले चरण में 16 लाख युवाओं को स्मार्टफोन और टैबलेट दे रही है और इसके लिए राज्य सरकार ने पहले ही ऐलान कर दिया था। और अब बढ़ते हैं अपनी पांचवी यानी कि आखिरी खबर की ओर। वैसे क्रिसमस और न्यू ईयर का प्लान तो फ्लॉप हो गया। अरे नाइट कर्फ्यू जो लग गया, और तो और शादी में भी 200 लोग ही जा सकते हैं। वैसे ठीक भी है, तेजी से कोरोना संक्रमण बढ़ रहा है। इसको रोकने के लिए राज्य सरकार ने नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। इसके तहत प्रदेश में 25 दिसंबर 11 बजे से सुबह 5 बजे तक के लिए नाइट कर्फ्यू यूपी में लागू रहेगा। ओमिक्रॉन के बढ़ते खतरे को रोकने के लिए सीएम योगी ने हाई लेवल की टीम 9 को निर्देश दिए हैं
क्या है निर्देश, आइए फटाफट जानते हैं। बाजारों में मास्क नहीं तो सामान नहीं। देश के किसी भी राज्य या विदेश से उत्तर प्रदेश की सीमा पर आने वाले हर व्यक्ति की टेस्टिंग ट्रेसिंग की जाएगी। बस, रेलवे और एयरपोर्ट पर अतिरिक्त सतर्कता बरती जाए। गांव और शहरों वार्डों में निगरानी समितियों को पुनः एक्टिव करें। आवश्यकता अनुसार लोगों को क्वारंटीन किया जाए और अस्पतालों में भर्ती कराएं। और तो और उत्तर प्रदेश में कोरोना के मामलों में लगातार इजाफा हो रहा है। वहीं कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन की दस्तक से हड़कंप मचा है। शनिवार सुबह प्रदेश में कोरोना के 11 मरीज पाए गए। वहीं एक्टिव केसेस की संख्या में भी लगातार इजाफा हो रहा है। अभी ज्यादातर मरीज डेल्टा वायरस के पाए जा रहे हैं। यूपी में शनिवार को 1,80,000 से ज्यादा कोरोना टेस्ट किए गए, जिसमें 31 नए मरीजों में कोरोना की पुष्टि की गई, जबकि गाजियाबाद में 2 लोगों में ओमिक्रॉन वेरिएंट पाया गया। वैसे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कानपुर के रिसर्चर ने अपने अध्ययन में ये दावा किया है कि कोरोना की तीसरी लहर अगले साल 3 फरवरी तक चरम पर हो सकती है। हालांकि ये अनुमान इस धारणा पर आधारित है कि भारत में कोरोना वायरस के ओमिक्रॉन वेरिएंट से प्रभावित अनेक देशों में मामलों में बढ़ोतरी देखी जा रही है। शोधकर्ताओं ने अपने अध्ययन में अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी, रूस जैसे देशों से प्राप्त आंकड़ों का इस्तेमाल किया है, जो पहले से ही महामारी की तीसरी लहर का सामना कर रहे हैं। यूपी दिस वीक में हमारी आज की इस वीडियो में इतना ही, लेकिन आपके लिए हमारी ये वीडियो कितनी अहम रही हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आप हमारी ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक जरूर करें। अगर इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें। अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। ऐसी तमाम जानकारी के लिए देखते रहें बातें यूपी की। नमस्कार।